हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल के ऊपर। आखिरकार बोहर मॉडल कैसे फेल हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसने क्या क्या बताया, सारा चीज डिस्कस करेंगे। और इसमें मैक्सिमम बात वैसे सही भी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1913 में एक नील्स बोर नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये बोहर मॉडल पड़ा था। उन्होंने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें जो भी कमी वगैरह था उसको दूर किया प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया, क्या क्या पॉइंट रखा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना किस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बोहर का जो पहला पॉइंट था, अब पहला पॉइंट क्या बताता था ये जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि न्यूक्लियस है, अब इतना तो पता है। तो न्यूक्लियस के बाहर बोहर का कहना था कि जो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। इस सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। कैसे घूमते हैं दिखाता हूं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है उसका एनर्जी वगैरह फिक्स होता है, उसका एनर्जी फिक्स होता है। और इसी सर्कुलर पाथ का नाम दे दिया इसने ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट। या इसी ऑर्बिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब इसने बोला कि जो ऑर्बिट या सेल है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन ओ पी, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनके लिए नंबर भी दिया गया, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर वगैरह भी इनके लिए डेवलप किया गया। ये सब नंबर वगैरह भी इनके लिए डेवलप किया गया। अब इसको बनाते किस तरीके से, जरा ध्यान समझो। जैसे ये हमारा है, ये हमारा के हो गया, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन पहली बात सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंड करता है, घूमता है, जिसे हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। सेल या ऑर्बिट कहते हैं। अभी हम लोग बोहर मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, आगे डिटेल में समझेंगे ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, सबसेल क्या होता है, क्वांटम नंबर, ये सब वगैरह सारा चीज चलेगा आगे, तो इस पे ध्यान देना है। तो पहला बात क्लियर है, सेल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है, के एल एम एन ओपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका पहला पॉइंट था, ये इनका पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में कोई भी समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। अब बोहर के दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट बस इतना ही था। अब जरा ध्यान से समझना इस तरीके से। देखो दूसरा पॉइंट ये था, इनका कहना क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो अब घूमता है तो ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी वगैरह बाहर निकालने वाला है। जैसा रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमता है तो उसका एनर्जी बाहर निकलता है, एक टाइम के बाद एनर्जी वगैरह में कमी आता है, वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो ये कोई एनर्जी वगैरह नहीं निकालता है। इलेक्ट्रॉन जिस सेल या ऑर्बिट में घूमता है उसका एनर्जी फिक्स होता है, उसको स्टेशनरी सेल या फिर एनर्जी लेवल के भी नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से, एनर्जी लेवल के नाम से। अब मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया था गिरता है, लेकिन बोहर ने बताया कि ये नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है जरा इसको बताता हूं, एक छोटा सा फिगर बनाने के बाद। जरा एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा, चलो अब समझाता हूं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जिस सेल या ऑर्बिट में घूमता है उसे स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब घूमता है सर्कुलर पाथ में तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं करता है। अब मैं तुमको चौथा पॉइंट समझाने वाला हूं। चौथे पॉइंट में क्या समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था कि गिरता है, लेकिन अब देखो मैं समझाता हूं कि क्यों नहीं गिरता है। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे घूमेगा,
सर्कुलर पाथ में। तो रदरफोर्ड का कहना था कि घूमते घूमते एक टाइम के बाद ये अपने एनर्जी को भाई साहब बाहर निकालेगा। अब जब बाहर निकालेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये एनर्जी में कमी होगा, मास में कमी होगा, एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन या फिर जो एटम है उसका अस्तित्व खत्म हो गया, कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन रदरफोर्ड ने उसके जो बोहर थे, बोहर ने इनके बात को डिस्कार्ड कर दिया, क्या कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। क्या बोला इसने? इसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लाइन कटे, चलो समझते हैं, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर v का मतलब वेलोसिटी है कि जब इधर v वेलोसिटी से ऐसे घूमेगा, ठीक है, इसमें दो फोर्स काम करता है, तुमको पता होना चाहिए। देखो, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा, उधर ऐसे दूर भगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक टाइम पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाता है तो उस केस, यही वही वाला केस यहाँ पे चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। दो रीजन, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ढकेलेगा, दूर भगाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। क्यों? न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, इसको खींचेगा। तो ये वाला कहानी यहाँ पे चलता है। टोटल कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे चलेंगे। अब चौथे पॉइंट को जरा ध्यान से समझना है, चौथे पॉइंट को जरा ध्यान से समझ लेना। अब देखो चौथा पॉइंट समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। सेल पॉसिबल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पॉसिबल वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। KL M N 1 2 3 4 ये हो गया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा पहले सेल में है, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन देखो ना, इलेक्ट्रॉन, बोहर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी न मिले। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा है तो ये जो सेल है, ऑर्बिट है, इसका भी एनर्जी फिक्स है, इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फिक्स है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन को मान लो तुम बाहर से एनर्जी दोगे, h मतलब एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद, अब जितना तुम एनर्जी दो उसके हिसाब से मैं सोच ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद अपने ऊपर वाले सेल में जाता है। ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल का मतलब समझते हो, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है। जो अंदर वाले ऑर्बिटल होते हैं इनका एनर्जी कम होता है। तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन पहले क्या था कि नॉर्मल, जैसे एटम एकदम शांत, इलेक्ट्रॉन एकदम आराम आराम से घूम रहा है, कोई भी एनर्जी वगैरह बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन अब तुम क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी कर दिया, उसको बाहर से एनर्जी दे दिए। इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को ले लिया, इस एनर्जी को लेने के बाद अपने ऊपर वाले सेल में चला गया। ऊपर वाले सेल में जाने के बाद 10⁻⁸ सेकेंड तक केवल यहाँ पे रुकेगा, 10⁸ सेकेंड तक रुकेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली बार अपना कक्षा यानी अपना सेल छोड़ करके दूसरे वाले सेल में जाता है। कब जाएगा? जब बाहर से एनर्जी दोगे तब। अब कितने समय तक रुकेगा? जब अपने ऊपर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो कितने समय तक रुकेगा? 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा। अब जैसे ही 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वापस से अपने नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ जाएगा, जिसे हम लोग डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसे ग्राउंड स्टेट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? ग्राउंड स्टेट बोला करते हैं। और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एकदम शांत रहता है।
जब इसको एनर्जी बाहर से दे दोगे, इसका एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड तक तो रुकेगा, उसके बाद देन अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है, और जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है तब जाकर के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। उस एनर्जी को तुम जब किसी प्रिज्म वगैरह से पास करोगे तो वो तुम्हारा 7 कलर में सेपरेट हो जाता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी को रिलीज करता है। अगर हमको एनर्जी में डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा ई एनर्जी में चेंज होता है। अब मान लो हमको इलेक्ट्रॉन पहले वाले से दूसरे वाले सेल में जा रहा है, तो हमको निकालना है कि कितने का डिफरेंस हुआ, तो E2 माइनस E1 कर देंगे। क्यों? ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो हमको एनर्जी में डिफरेंस पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, उम्मीद है ले चुके होगे। अब देखो, अब बात है नेक्स्ट पॉइंट का कि कोई भी ऑर्बिटल में सेल में इलेक्ट्रॉन कब तक घूमता होगा। तो कोई भी सेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता होगा जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल ना हो। तो ये वाला भी पॉइंट तुम लोग नोट करके रखोगे। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा ये बोहर का मॉडल था, जो कुछ थ्योरी वगैरह था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला वगैरह लिखूंगा। उसके बाद देखो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ कि बोहर का मॉडल कहाँ पे फेल हो गया। तो बोहर का जो मॉडल था भाई साहब, जीमान, स्टार्क, ये सब इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है? तो एक तरीके से ये लिमिटेशन में हो जाएगा कि इसका लिमिट है कि बस ये कहाँ कहाँ तक एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है? ये ड्रॉबैक है, बोहर का मॉडल का ड्रॉबैक है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम, जो स्टार्क इफेक्ट होता है, जीमान इफेक्ट होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जरा मैं कुछ यहाँ फार्मूला लिखने वाला हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फार्मूला अपने नोट्स में ऐड करो जरा। तो अब यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, mvr बराबर NH/2π मैंने लिखा है, तो इसमें mvr NH का मतलब क्या है देखो जरा। mvr बराबर NH/2π, m मतलब मास हो जाएगा, v मतलब वेलोसिटी या रेडियस, n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर सेल बोल सकते हो 1 2 3 4, h हमारा जो है प्लांक कांस्टेंट है, और 2π तो समझते हो। ठीक है? तो आगे चलते हैं, इतना पहले नोट करो। चलो, अब जरा कुछ यहाँ पे बात बता देता हूँ। जैसे अगर रेडियस कैलकुलेट करना हो बोहर के अकॉर्डिंग तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है? ये फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे कैसे मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल में अपने को याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल है, डेरिवेशन वगैरह इसका नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। अब जरा लिमिटेशन की बात करते हैं, बोहर का लिमिटेशन के बारे में। देखो, लिमिटेशन में ध्यान देना, सबसे पहला लिमिटेशन बताता हूँ। जो बोहर का पहला वाला लिमिटेशन है, पहली बात, जो बोहर मॉडल होता है ये केवल 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब, हालांकि बोहर ने अपना तो हाइड्रोजन से लेकर के रिलेशन दिया था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, तो इनके पास देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन है केवल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉनिक अगर स्पीसीज है तो उसके लिए बोहर का मॉडल जो होता है अप्लीकेबल होता है। इसको तुमको ध्यान देना है, क्योंकि इनके पास केवल इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। दूसरा पॉइंट बताता हूं, जैसे हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसको बोहर का मॉडल बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दे ब्रोगली इक्वेशन, फिर इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद जेमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है जो लाइट वगैरह होता है, जब वो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेपरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टार्क इफेक्ट, और जब वही लाइट हमारा मैग्नेटिक फील्ड में सेपरेट होता है तो उसको बोलते हैं जेमान इफेक्ट। तो इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, बोहर का मॉडल। तो एक तरीके से ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि इनको एक्सप्लेन न कर पाना। हालांकि लेकिन फिर भी बोहर का मॉडल बहुत ही अच्छा था, एडवांस था, मैक्सिमम चीज इससे कवर हुआ, पता चला। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी, ये सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। और बोहर ने हमको ये भी आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं करता है। एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, डी एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कहानी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।